कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज कोई भूमिका नहीं, सीधा सवाल है, राहुल गांधी जी को क्या हुआ है। एक लाइन का सवाल, राहुल गांधी जी को क्या हुआ है। डायग्नोसिस भी और यहीं पर दवा भी आज लिखी जाएगी आपके प्रोग्राम में। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। मैंने सर एक प्रोग्राम इनको कहा था असाध्य बीमारियों के डॉक्टर। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, तो आप इनको डॉक्टर साहब ही बोला कीजिए। आज डॉक्टर साहब बताएंगे राहुल गांधी जी को क्या हुआ है, राहुल गांधी जी के साथ मतलब क्या सलाह दें राहुल गांधी जी को। नहीं सर, मैटर बड़ा सीरियस है। अब राहुल गांधी जो आज बोल गए, आप सीरियस मानते हैं सर? अब तो आज तो सीरियस था, आज तो जो बोला वो सीरियस है। थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि, आज कांग्रेस पार्टी को नया दफ्तर मिला है, नया मुख्यालय मिला है। वहां पर राहुल गांधी बोल रहे थे, पहला दिन नई नई इमारत, अच्छी बात करो, शुभ बोलो। राहुल गांधी ने क्या कहा? उनका दरअसल अंदर गुस्सा जो वो बोलना, आज जो सोच के आए थे मैं बोलूंगा, वो सोच के आए थे मैं मोहन भागवत पे बोलूंगा, और बोले भी। मोहन भागवत ने कहा था कि भाई राम मंदिर को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो सही मायनों में हमारी आज़ादी के प्रतिष्ठापन का दिन है, ऐसा उन्होंने कुछ बोला था। उस पर वो नाराज थे कि इन्होंने ऐसा कह दिया, इन पर तो मुकदमा चलना चाहिए, किसी और देश में होते तो देशद्रोह का मुकदमा हो जाता, ऐसी बातें वो कह रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने वो कहा जिससे जो कंट्रोवर्सी वो बनाना चाह रहे थे वो तो बनी नहीं, खुद कंट्रोवर्सी बन गए। उन्होंने अपने लोगों से बात करते हुए कहा कि आपको लगता है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं, हम केवल बीजेपी से लड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत हैं आप। वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट, होल इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट सब कुछ है। इंडियन स्टेट भारत की सरकार है, भारत की सरकार के सारे अंग हैं, भारत की सारे भारत की रक्षा करने वाले जितने अंग हैं, सारी सशस्त्र सेनाएं हैं, सब मिलाकर के इंडियन स्टेट है। इंडिया की जुडिशरी, एवरीथिंग कंबाइंस एंड मेक्स इंडियन स्टेट। और राहुल गांधी ने कहा वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। अब एक छोटी सी आपको एक, क्योंकि अब ये इंडियन, अब बहस में देख रहा था ये चल रही है, नहीं राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा, उनको मतलब कुछ और था। इंडियन स्टेट या फाइटिंग इंडियन स्टेट, ये कहाँ इस्तेमाल होता है ये आपको जानना चाहिए। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने डाला है एक्स पर, तो मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। गृह मंत्रालय ने 2006 में 2006 यूपीए की ही सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ही प्रधानमंत्री थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन बनाया था भारत सरकार में। और उस वक्त जो डॉक्यूमेंट छपा था उसमें माओवादियों के साथ भारत की सरकार की जो लड़ाई थी उसकी व्याख्या करते हुए लिखा गया था कि माओवादी इंडियन स्टेट से लड़ते हैं। माओवादी, जो कुछ लोग कहते हैं भारत का सबसे बड़ा खतरा एक वक्त था, इंटरनल थ्रेट सबसे बड़ा। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था, वो उसके लिए कहा जाता था कि दे आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। और राहुल गांधी कह रहे हैं वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। तो अब या तो निकल गया मुंह से, अगर ऐसा था तो स्पष्टीकरण आना चाहिए था, वो भी नहीं आया है। मतलब वो जो उन्होंने कहा उस पर कायम है, इसका सीधा सा मतलब ये सर। नहीं, उन्होंने जानबूझ के बोला। और ये पहली बार बोला होता तो मान लेते कि भाई बोलना कुछ और चाहते थे, बोल कुछ और गए। पिछले 1.5-2 साल के उनके भाषण देखिए, विदेशों में जब गए हैं, पार्लियामेंट में जो बोला है कि इंडिया इज काउंसिल ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये सब क्या, ये भाषा किसकी है? ये वोक संप्रदाय की भाषा है, ये जॉर्ज सोरोस की भाषा है, ये उन लोगों की भाषा है जो नेशनलिज्म से नफरत करते हैं, जो नेशनलिज्म को बुरा मानते हैं, जो राष्ट्रवाद के जितने समर्थक हैं उनके खिलाफ है, किसी भी देश में हो। राहुल गांधी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। जब हम ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे तब हम जो है वो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो फ्रीडम फाइट थी। कहां से कहा? तब लोग कहते थे हमारे स्वतंत्र, हम अंग्रेज सरकार से लड़ रहे हैं। आज इंडियन स्टेट से कौन लड़ रहा है? आईएसआई लड़ रही है, नक्सल लड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लड़ रहे हैं, आतंकवादी लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी उनमें शामिल हो रहे हैं। आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो इसमें रणनीति क्या है? गाली खाना? गाली खाने से उनको लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत होती है।
अगर ऐसा ना होता तो वो इस तरह की बातें, एक बार तो गलती हो सकती है, 2 बार इत्तेफाक मान सकते हैं, तीसरी बात तो स्ट्रेटेजी है। तो ये जानबूझकर बोल रहे हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बची है जो नेशनलिज्म के खिलाफ लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने को राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया है। वो हो नहीं हो, परसेप्शन ये बना दिया है कि अगर राष्ट्रवाद की बात आएगी, राष्ट्रवाद का मुद्दा कोई उठा सकता है, लेकर चल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी। तो उसके जो खिलाफ है, तो उनको नेशनलिज्म के भी खिलाफ होना लेकिन मैं अगर ये सर समझ लूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भाई भारत की सरकार ने सारे संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, ये इवन फाइट नहीं है, इसका मतलब अब आप उस रास्ते जो डेमोक्रेटिक फाइट है, आपने ये मान लिया कि ये लड़ाई लड़के तो मैं नहीं जीत सकता। जब आपने जब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत की सरकार ने सारे संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, या बीजेपी ने कब्जा कर लिया, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, तो आप उससे तो जीत नहीं सकते। जब आपकी ईवीएम फिक्स हो गई, इलेक्शन कमीशन पक्षपाती हो गया, जुडिशरी दब गई, अगर ये आरोप है और है उनका आरोप, तो इस लड़ाई से तो आप हट गए ना। भाई आप किस पार्टी से हैं ये भी तो याद रखना चाहिए। पहली बात, आजादी का आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा था। ये राहुल गांधी को कोई बताना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया आपने, 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम लेता हूं। टीएन शेषन, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव को ज़्यादा पारदर्शी बनाने में, चुनाव ज़्यादा निष्पक्ष बनाने में, इन सब में उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन वो राजीव गांधी के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, परिवार से उनका नज़दीकी संबंध था, और रिटायरमेंट के बाद 2009 में कांग्रेस के टिकट पर लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़े। उसके अलावा एमएस गिल इलेक्शन कमिश्नर बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, रिटायर हुए तो उनको राज्यसभा भेजा कांग्रेस ने, केंद्र में मंत्री बनाया। नवीन चावला, शाह कमीशन में उनके खिलाफ लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, और शाह कमीशन का जो फाइंडिंग्स थी उसमें लिखा गया कि इस व्यक्ति को कभी जीवन में कोई जिम्मेदारी का पद नहीं मिलना चाहिए। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने इस देश के, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और उसके अलावा इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का नहीं तय करेगा कि हम सरकार कैसे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को सरकार की नीतियों के मुताबिक चलना पड़ेगा। कमिटेड जुडिशरी की बात इंदिरा गांधी ने की, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात इंदिरा गांधी ने की, और संविधान के साथ क्या किया 1975 में, ये दोहराने की जरूरत नहीं है। तो उस पार्टी का नेता, उस परिवार का नेता अगर ये कहे कि सारी संस्थाओं पर आरएसएस बीजेपी का कब्जा हो गया है, तो फिर उस पर आप हंसे, रोए, अपना सर धुने, क्या सर कभी कभी लगता है कि अब सब कुछ करके देख लिया, 10 साल हो गए, मैं 2 चुनाव हार गया हूं, राज्यों में मैं हार रहा हूं, हर तरीके से लड़के देख लिया, हर किस्म का इल्जाम लगा के देख लिया कि ये आएगा तो संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा, इसने राफेल में देश बेच दिया, सब कुछ तो खेल लिया उन्होंने। आप क्या इससे बड़े आप आरोप और क्या लगाएंगे? उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो एक आदमी जो मतलब निराश है, हताश है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये मोदी है, ये जाता क्यों नहीं? प्लेनली अगर मैं इसे कह सकूं तो क्या फिर तभी मेरे अंदर से कोई ऐसी बात निकलेगी ना। नहीं, मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी ने अपना रास्ता तय कर लिया है। राहुल गांधी एक्स्ट्रा माइल गए। 2014 में ए के एंटनी की कमेटी ने कहा कि आपकी छवि हिंदू विरोधी होती जा रही है, लेकिन राहुल गांधी जब से पार्टी में अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने 2019 का चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने एक वक्त तक हिंदू दिखने की कोशिश की। जब गुजरात के चुनाव में, आपको याद होगा, पिछले गुजरात के चुनाव में वो मंदिर गए थे, अपना गोत्र बताया था। उसके बाद 2019 के बाद उन्होंने तय कर लिया कि मुझे अब इसी तरह से राजनीति करनी है। पहले एक राइट विंग वाली पार्टी हुआ करती थी, चाहे वो हिंदू महासभा हो, जनसंघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो। एक लेफ्ट था जो आज़ादी के वक्त नेहरू जी के टाइम पर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी था सर, और तीसरी सेंट्रिस्ट पार्टी थी। सेंट्रिस्ट पार्टी कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी अब लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ। नहीं, बट इससे तो एक बात तो साबित होगी ना, आप यहां से कंटिन्यू कीजिएगा, आपको बस ब्रेकिंग इट फॉर अ सेकंड। मतलब राहुल गांधी वाज फेकिंग इट ना, जब वो मंदिर घूम रहे थे, वो नाटक था ना, सबको स्वांग था, सबको मालूम है।
सबको मालूम है। राहुल गांधी के वो बयान भी लोग याद दिलाते हैं कि लोग मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, बड़ा बड़ा पॉपुलरली सोशल मीडिया पे तो बड़ा चर्चा में रहता है ये बयान। राहुल गांधी सब करके देखिए भाई, ये क्या है, घाट घाट का पानी पी रहे अब हो उनको आप। ये लग रहा है कि जो वोट एंटी मोदी है, थोड़ा सा प्रो कांग्रेस है, ऐसे लोग हैं जो मोदी, आरएसएस, बीजेपी को पसंद नहीं करते, जिसमें दलितों का एक बड़ा सेक्शन है, जिसमें मुसलमानों का पूरा एक सेक्शन है। राहुल गांधी को लगता है कि उनके साथ एक वोट बैंक बनाया जाए, इसीलिए राहुल गांधी एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं मुसलमानों के साथी दिखने के तौर पर। और सीलमपुर की रैली को भी याद करिए, उन्होंने क्या कहा कि जिस मजलूम के खिलाफ जुल्म होगा सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। और राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव जब हारे थे, उसके बाद राहुल गांधी से लोगों ने कहा आप अध्यक्ष बने रहिए, बोले आप मुझसे हिंदू हिंदू की बात करेंगे, मैं मुसलमानों के साथ खड़ा रहूंगा। ये उन्होंने कई मीटिंग के अंदर पब्लिकली कहा है, और कई लोगों ने हाल ही में सोशल मीडिया में इस बात को डाला भी है, जब उन्होंने सीलमपुर के अंदर रैली करके एक वोट बैंक को अटैक करने की कोशिश की है। तो एंटी मोदी वोट बैंक, एंटी बीजेपी वोट बैंक, उसमें दलितों का एक सेक्शन, मुसलमानों का एक सेक्शन, ये इनका वोट बैंक है। लेकिन पहले जो कांग्रेस हुआ करती थी वो ब्राह्मण, लेड बाय ब्राह्मण्स, लेड बाय ठाकुर, लेड बाय अपर कास्ट। लेकिन अब राहुल गांधी मैं जो सवाल कन्वे करना चाह रहा हूं देवेंद्र, वो ये है, जब आप लोगों से एसेंस क्या है उनकी बातों का, अदालत में तुम्हारी सुनवाई होगी नहीं, तुम्हारे वोट की कोई कीमत नहीं, तुम्हारा वोट चुरा लिया गया है, इलेक्शन कमीशन पे आरोप का यही मतलब है। तो आप उकसा रहे हैं ना लोगों को, आप भड़का ही तो रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सौरभ, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बयान है, बल्कि उनके थॉट प्रोसेस का हिस्सा भी ना कहें कि सेंटर पॉइंट ये बन चुका है। क्यों हम लोग ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि उसके पहले के उदाहरण उठाकर अगर आप देखें, जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट ने राफेल पे फैसला दे दिया, हम नहीं मानेंगे, ठीक। इसके अलावा अगर चुनाव आयोग कोई काम कराता है, इलेक्शन कराता है, हम नहीं मानेंगे। कश्मीर से धारा 370 हटाई, देश की पार्लियामेंट ने हटाया, देश का हर व्यक्ति खुश है। देश का व्यक्ति छोड़िए, G20 की वहाँ मीटिंग हो रही है, जितने फॉरेन डेलीगेट आ रहे हैं वो खुश हैं, यूरोप से प्रतिनिधिमंडल आया वो खुश है, हम नहीं मानेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर की हालत बहुत खराब, क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट में है। सेना अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है तो सेना पे सवाल खड़े करना। ऐसे आपको अनेक उदाहरण दिखेंगे जिसमें सीधे ये समझ में आता है कि राहुल गांधी को इंडिया एज ए स्टेट, वो इस जो मौजूदा स्थिति है इससे एकदम से ऐतराज है। जैसे इकॉनमी की कोई बहुत अच्छी खबर हो, उस पर उस तरह की आलोचना करना, विदेशों में भारत की अगर धमक हो उस पर उसकी आलोचना करना, तो वहां पर, और वो भी विदेश में जाके करना। आप उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार है कि वो शायद जब वो इंडियन स्टेट कहते हैं तो ही इज इक्विटिंग इट विद मोदी, हर चीज का मतलब मोदी। उन्होंने ये मान लिया, वो एकदम इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं तो मोदी और का ज्यादा विरोध करने में। हाँ? कि आप इंडियन स्टेट को किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी पार्टी, किसी सरकार से उसकी बराबरी करें या तुलना करें, ये वो माइंडसेट है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उनके दिमाग में वही है, इतना ऑब्सेशन। वो obsession है। हाँ, मीडिया किस तरह से आलोचना करते हैं वो, कि हो सकता है ना कि मीडिया के कुछ लोग आपकी पॉलिसी से समर्थक हो, कुछ ना हो। यूपीए गवर्नमेंट में भी होता था, मोदी गवर्नमेंट में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके आधार पे पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को दुश्मन बना लेना, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं, है उनको कुल जिसको ना मिलाकर माने। 20 साल की राजनीति में ये समझ में आया है कि एक वोट बैंक है मुसलमान, जो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगा। लेकिन वो वोट बैंक पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं है। रीजनल पार्टीज शेयर करती हैं उस वोट बैंक को, उनको रीजनल पार्टीज से वो वोट बैंक छीनना है। देखो, तुम्हारे प्रतिनिधि, तुम्हारे लिए लड़ने वाले सिर्फ हम हैं, और बीजेपी से राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ हम लड़ सकते हैं। तो हम हारें या जीतें इसकी परवाह मत करो, हमारा साथ दो। जो दिल्ली में हो रहा है इसी उद्देश्य से हो रहा है। वो इस दिल्ली के चुनाव से साबित करना चाहते हैं कि हम बीजेपी को हराने की हालत में नहीं है, फिर भी दिल्ली का मुसलमान हमारे साथ है। और आप देखिए कि अगर दिल्ली में ऐसा हुआ, मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को मिला, तो पहली कैजुअलिटी होगी उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन है सपा के साथ, जो कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करके अपने साथ रखना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने जो बात कही है, मुझे तो पता नहीं तुलना करनी चाहिए कि नहीं, याद आता है जिन्ना का बयान कि मुझे या तो डिवाइडेड इंडिया चाहिए या डिस्ट्रॉयड इंडिया चाहिए। I will be the prime minister of either divided India or destroyed India, ऐसा कुछ बोला था। और मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना मैं कह रहा हूँ सर, जैसे दिल्ली का इलेक्शन की बात आपने की, आप इलेक्टोरली जैसे लड़ना है लड़ो, आपका हक है। आप सिर्फ मुसलमानों की पार्टी भी हो तो भी कोई बुराई नहीं है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है, आप उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हो, फेयर इनफ।
उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उससे जीत नहीं मिलती है ना। तो आपको प्रॉब्लम ये बाकी है भी जब वोट आप चाहिए। देश की हर व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज बताते हो, हर संस्था को कॉम्प्रोमाइज बताते हो, पर उससे प्रॉब्लम है। पर एक बात बताऊं, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो 2003 और 2004 का नैरेटिव याद करिए सर। यही नैरेटिव था कि अब आरएसएस का कब्जा है, अब बीजेपी का कब्जा है और सब संस्थाओं को इन्होंने कवर कर लिया है और जुडिशरी को कैप्चर किया। सेम नैरेटिव था। तब नरेंद्र मोदी जैसे थे, नरेंद्र मोदी का एजुकेशन का सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसका तो मैं भी एक वो था ना शिकार, क्योंकि मैंने डीडी ज्वाइन कर लिया था। मेरी गलती थी, सही था, मुझे नहीं पता था। मेरी उम्र मात्र 31 साल थी, मुझे एक ऑफर मिला, मैंने ज्वाइन कर लिया। खैर जो भी हुआ, लेकिन आप उस वक्त का नैरेटिव याद करिए। सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सैफ्रनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, सैफ्रनाइजेशन ऑफ जुडिशरी। अब वहां तो 2004 में तुक्का लग गया। अभी भी 2000, मैं यही कहूंगा, 2004 में तुक्का लगा था, 2009 में कांग्रेस जीती थी, 2014 में मोदी जी जीते, 2019 में फिर मोदी जी जीते और 2024 में फिर तुक्का लगा राहुल गांधी का कि वो 50-55 से 99 तक आ गए। ये तुक्का लगना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कोई स्ट्रांग नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया? नहीं। वो खेले आरक्षण के हिसाब से, क्योंकि दलित वोट बैंक और मुसलमान वोट बैंक, उसने उनको सपोर्ट किया। और जो हिंदुओं में एंटी मोदी वोट बैंक है, उसने एक हद तक उनको जाति के आधार पर सपोर्ट कर दिया। लेकिन उनके पास राष्ट्रवाद की कार्ड नहीं है, और राष्ट्रवाद की कार्ड उनको खड़ी करनी है तो फिर उनको इंडियन स्टेट के खिलाफ ही लड़ाई लड़नी होगी। आपको अल्ट्रा लेफ्ट नैरेटिव की तरफ जाना ही पड़ेगा। वो तो बंदूक से लड़ते हैं, ये विचारों से लड़ रहे हैं। बंदूक छोड़ दी, वो भी चुनाव लड़ने लगे, वो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा हो गए। सीपीएम ही नहीं, सीपीआई एमएल भी चुनाव लड़ने लगा, और राहुल गांधी उस उल्टी दिशा में जा रहे हैं। महागठबंधन तो है ना सीपीआई एमएल के साथ बिहार के अंदर, कांग्रेस का और आरजेडी का महागठबंधन है। महागठबंधन के अंदर सीपीआई एमएल शामिल है। वो भी एक टाइप पर हथियार उठाकर लड़ते थे। अब राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं और किस हिसाब से अपनी लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, पर उनको लगता है कि ये एक रास्ता है। मैं सर पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं, यही एक रास्ता है। चलिए मान ली मैंने सर, आपकी बात मान ली। कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी निराश हैं, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे इंसान ही नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो जाए। हाँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये निराशा में घिरे हुए आदमी के बयान है या एक ऐसा आदमी है जो कन्विंस्ड है अपने थॉट्स, तो वो निराश नहीं हो सकता। जिस आदमी में कन्विक्शन है वो निराश नहीं हो सकता। या क्या वो इस विचार से कन्विंस्ड है? बचपन में हम लोग मोहल्ले में खेलते थे तो कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। तो राहुल गांधी वही है, खेल बिगाड़ने वाले। देश का नुकसान होता है, हो जाए। उसको एनार्किस्ट कहते हैं सर, वो तो एनार्की में लाने वाले लोग हैं। वो उसके दावेदार एक अभी दिल्ली में मौजूद हैं। उस जगह खाली होने दी। वो तो स्वघोषित है। स्वघोषित है, ये अघोषित रूप से हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं, उनसे बड़ा काम कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। मैं एक लाइन और भी जब बात करते सर, सॉरी, एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। सर ने कहा कि ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे, ना खेल बिगाड़ेंगे। राहुल गांधी का एटीट्यूड उससे एक कदम आगे है। वो कह रहे हैं पिच भी मेरी है, बॉल भी मेरा है, बैट भी मेरा है, स्टंप भी मेरे है, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे मैं उखाड़ के ले जा रहा हूँ। तो अकेले खेल। अब तो अकेले खेल रहे हैं। अकेले खेल रहे हैं ना, उनकी जितनी पार्टी बची है उसके साथ वो खेल रहे हैं। ये उनका थॉट प्रोसेस है और वो बहुत कन्विंस्ड है अपने थॉट से। वो समय समय पर, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने थॉट से बेहद कन्विंस्ड होते हैं। क्या है थॉट, क्या है? मेरे हिसाब से थॉट, अब तो मुझे जो समझ में आता है, थॉट यही है, हमारे करे कुछ नहीं होगा, ये जिस दिन मोदी से लोग उब जाएंगे उस दिन अपने आप ही कह देंगे जाओ आप। वो ज्यादा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। वो स्थिति ज्यादा बेहतर होती है कि एटलीस्ट आप शांत रहते हैं। जैसे उनसे ऑफ रिकॉर्ड भी अगर बातचीत जो लोग करते हैं, चाहे नेता हो या उधर के जर्नलिस्ट, उन सबों से अगर आप पूछिए कि भाई क्या था टेक अवे राहुल गांधी ने जो बताया, या उनके नेताओं से जो उनके इर्द गिर्द रहते हो, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या बताया, इन लोगों ने क्या समझा, एकदम अजीब से टेंजेंट पे। और उस वहाँ पे फिर ये समझ में आती है कि शायद उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया। जैसे दिल्ली के चुनाव के उदाहरण के तौर पे देखें कि पिछली जो सौरभ उनकी रैली थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जैसे अजय माकन की बात कर लें, संदीप दीक्षित की बात कर लें, उससे जुड़े हुए सोर्सेज ने हमें ये बताया कि उन लोगों का लगातार ये रिक्वेस्ट था राहुल गांधी से कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब आप जा रहे हैं तो लीकर पॉलिसी जिसकी शिकायत ही कांग्रेस पार्टी ने की थी, सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, तो उस पर आप मुखर रहें। दूसरा, जिस सादगी को लगातार बेच कर अरविंद केजरीवाल यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, उस पर अटैक कीजिए शीश महल के बहाने। सीएजी के पूरी रिपोर्ट के हवाले निशाना से दिया, और अरविंद केजरीवाल पे जितने तीखे हमले कर सकते हैं आप कीजिए। राहुल गांधी ने वो नहीं किया। और सौरभ, हद ये हो गई कि राहुल गांधी के बोलने के बाद अरविंद केजरीवाल का जब ट्वीट आया, और ट्वीट बहुत तीखा था कि राहुल गांधी ने गालियां दी और इस तरह की चीज,
तो इन नेताओं ने उस ट्वीट को निकाल के राहुल गांधी को भेजा कि देखिए हम लोग लगातार कह रहे हैं और आप कुछ नहीं बोले, तब भी वो इस तरह की रणनीति अख्तियार कर लिए हैं और आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और उसके पहले अजय माकन ये चाह रहे थे कि जब मनमोहन सिंह का चल रहा था एक सप्ताह का राजकीय शोक, तो उसके ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो हमें सोर्सेज ने बताया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी रणनीति ये थी कि वो ये साबित करना चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के मूवमेंट के समय कैसे दोनों तरफ से खेल रहे थे, मतलब यूपीए गवर्नमेंट के लोगों के साथ भी कैसे एक मैनेज कर रहे थे कि चीज़ों को मैं ठीक तरीके से पेश कर दूंगा। और जाहिर तौर पर ये करके अजय माकन ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई ये करप्शन अगेंस्ट जो मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसमें ये इनका कुछ रोल ही नहीं था, ये तो एक तरह से बिचौलिए जैसा काम कर रहे थे। इस बात की भी अनुमति उनको नहीं दी गई अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। तो अगर राहुल गांधी को वाकई चुनाव में कुछ लड़ना ही होता तो इन सारे स्टेप्स को उठाते ना। तो वो तो लेकिन क्योंकि अपने स्टेट से लड़ने में लगे हुए हैं। और मुझे आज सरकार के कुछ लोगों ने कहा, वो पॉलिटिशियन नहीं, ब्यूरोक्रेट्स ने, कि अगर इस तरह का वो स्टेटमेंट देते हैं, इसका सीधा मतलब है ना कि अगर इंडियन स्टेट से आप लड़ रहे हो तो अपने दूसरे दोस्तों को आप तलाश रहे होगे जो कि देश से बाहर के हैं, देश में के किसी संस्था पे आपका भरोसा नहीं। तो फिर वो जो नैरेटिव कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेना, ये करना, ये सारे उसमें और ज्यादा बल मिल जाता है कि हाँ अगर आपके दोस्त नहीं है तो विदेश में दोस्त तैयार करते होगे ना कि भाई इंडियन स्टेट से कैसे लड़ें। तो और वो मिल रहे, ऐसे लोगों से मिले हैं भाई, इल्हान ओमर घोषित इंडियन बेटर है, हाँ। इंडिया के खिलाफ बोलती है, उसको पीओके पाकिस्तान को देना है, आप उससे जाके मीटिंग कर रहे हो। तो ये सार्वजनिक है ना, उनको लगता है। बट देन एवरीबॉडी गिव्स हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, नहीं चलो किसी ने मीटिंग रखवा दी होगी, अरे थोड़ी वो थोड़ी जानबूझ के जाकर के मिले होंगे। बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है या नहीं, लेकिन राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी और राहुल गांधी की रणनीति एंटी मोदी एरा में बिल्कुल क्लियर है। वो बहुत क्लियर है और वो उससे नहीं हटना चाहते। उनका एक थॉट प्रोसेस है इस देश को समझने का, और वो थॉट प्रोसेस किससे प्रभावित है, कौन कौन उनके दोस्त हैं, आप पिछले हाल ही के दिनों के उनके दोस्तों के बारे में पता कर लीजिए। उसी थॉट प्रोसेस के आसपास वो रहते हैं। हराओगे तो वोट से ही ना, हराओगे या तो जनता को कहोगे तो सड़क कर पे रहे आओ। हैं ना कि कोई नहीं, लेकिन दलितों का मन से जब section कह मिल चुके हैं प्रधानमंत्री को कि डंडा मारने वाली बात, तो आप समझ ही सकते हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री को कोई नेता अगर ये कहे, बीजेपी के लोग राजनीति का आलोचना करते हैं कांग्रेस की। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वो जो है उसकी लेजिटिमेसी खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप देखिए इलेक्शन कमीशन पे सबसे ज्यादा हमला है, और मौके मौके पर सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर भी हमला करते हैं, जांच एजेंसियों पर भी हमला करते हैं। तो जब कोई चुनाव जीत जाते हैं तो वो वर्डिक्ट एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? तो वो तो कोई राज्य का अपवाद चुनाव होता है। जीतते हैं तो वहां तो मुख्यमंत्री नहीं बनाते नहीं, हैं। उनके लोग आ जाते हैं कि ये मोदी ने जानबूझ के करा दिया है, जिससे आरोप न लगे कि सब चुनाव रिग कर बैलेंस कर दिया, बड़े हरवा दिए, छोटे जीत लिए, मतलब छोटे जीतने दिए हमको, बड़े हरवा दिए। ये उनकी या तो strategy हम बिल्कुल ही मतलब देखिए, अरे हम बहुत ही बोले हैं, हाँ। आपको ही कुछ नहीं दिख नहीं, रहा आप है। कहना नहीं चाहते, मतलब वही बहुत आप मूर्ख हैं ऐसा वो मानते हैं। एक कोर्ट ने डिसीजन दिया सदस्यता को लेके, पूरी न्यायपालिका पे सवाल, उसी न्यायपालिका ने दोबारा बहाली की, चुप। पूरा पैटर्न अगर आप देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाहते हैं। आप ऐसा कोई उदाहरण आपको दिखाई देता है भारत की राजनीति में नहीं, आज कोई- जहां राहुल कोई- गांधी है? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई लीडर जो है, देखिए मुझे किसी ने कहा कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी से पहले का जो आंदोलन था वो क्या था? वो लोग भी तो डिस्क्रेडिट ही करते थे सरकार को। सरकार को ना, हाँ। देश के खिलाफ तो नहीं गए वो इंडियन स्टेट से नहीं लड़ रहे थे, वो इंदिरा गांधी और उनकी सरकार से लड़ रहे थे। तो उन्होंने आर्मी के एक्शन पर या आर्मी पर कभी सवाल उठाया क्या? इलेक्शन कमीशन पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर कभी सवाल उठाया क्या कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको इंदिरा गांधी ने खरीद लिया है? भाई वो इंदिरा गांधी के करप्शन पर, उनकी जो स्टाइल थी काम करने की, उस पर, उसको लेकर जो है उसके खिलाफ आंदोलन था। और डेमोक्रेसी में इस तरह के आंदोलन होते रहते हैं, होते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे हरियाणा, जिस तरह का माहौल हरियाणा चुनाव के पहले बना हुआ था, उसमें पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस इस बात की पूरी तैयारी कर चुके थे कि हरियाणा को खोल देना है और उन किसानों को दिल्ली भेज देना है। गलती से अगर कांग्रेस जीत चुकी होती तो दिल्ली चारों तरफ से घिरी होती, किसान लोग उसको घेर चुके होते। ये भी एक स्कीम ऑफ थिंग्स है कि सरकार के खिलाफ किस तरह के आंदोलन। आप देखिए किसान आंदोलन, मैं उसकी लेजिटिमेसी में नहीं जाना चाहता, कितना सही था कितना गलत था, लेकिन वो उसी तरह का छापामार युद्ध था। मैं माफ कीजिएगा, मैं अन्ना आंदोलन को भी छापामार युद्ध कहूंगा
क्योंकि वो आंदोलन वाले कहाँ गए और बाकी लोग कहाँ गए और उन्होंने क्या क्या किया और वो कैसे कैसे बदले। मैं तो इसका आई विटनेस रहा हूँ। नहीं, मैंने वो उस आंदोलन किसान को भी देखा आंदोलन मेरा तो मानना है कि उसको तो मैं तो तथाकथित किसान आंदोलन कहता हूं, क्योंकि किसानों का उससे कोई लेना लेकिन देना सर वो वही नहीं। लाइन थी ना। पंजाब के देखिए, उसका पूरा उद्देश्य था जो 26 जनवरी को हुआ कि इतनी एनार्की कर दो कि पुलिस को गोली चलाना पड़े, और वो उस दिन मोदी अमित शाह ने नहीं किया। नहीं वो यही इसी को उसमें मैं कह रहा दिल्ली हूं। पुलिस इसी के प्रोग्राम में तो आपने किसी ने मुझे बताया था दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने हाँ आपने फोन करके कहा एग्जैक्टली कि हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, हम मरने के लिए हैं क्या। ऑर्डर यह है कि गोली नहीं चलेगी। हाँ, तो ऑर्डर ये था कि किसी भी हालत में कोई भी प्रोवोकेशन हो गोली नहीं चलेगी। लेकिन उस टाइम आप याद कीजिए, अन्ना आंदोलन से सबक लेने के बाद बाबा रामदेव का एक आंदोलन हुआ था। रातों रात बाबा रामदेव को जो है रामलीला, मैं तो सर उसका मैं witness कह रहा हूँ, हूं। आप मैं- कानून के एम्बिट में जो कर चाहते हो करो ना। लेकिन आपको लगता है, दिक्कत नहीं है। उनको लगता है कि ये भी एक रास्ता है, यानी एक किसान आंदोलन खड़ा कर देना और उसके आसपास अपनी अरे राजनीति तो आप करना, ये भी एक मैं रास्ता कह रहा हूं है। फिर उस पे भी रहो, अगर रहना ही है तो रहो, तो उस पे आप जाओ। डल्लेवाल जी से मिलने के लिए किसने रोका है? वहां गए वहां राहुल गांधी एक बार भी नहीं गए। मैंने सच में एक दिन सोचा कि सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा, वो बहुत गंभीर विषय है, भगवान उनको सलामत रखे। राहुल गांधी को जाके मिलना चाहिए। अगर आपको करनी है किसानों की राजनीति तो जाओ मिलो। राहुल गांधी आम लोगों के पास इस तरह से नहीं जाते हैं। और आपके हरियाणा के नेताओं ने कहना शुरू किया कि यहाँ ईवीएम में गड़बड़ हुई है, आप ही भूल गए। उठाते फिर उस इशू को। उस वक्त सुना था मैंने, कांग्रेस के लोग कह रहे थे हम अदालत जाएंगे। कौन अदालत गया? और कुछ नहीं तो सौरभ यही करते हैं ना कि अपनी पार्टी के ही जो नेता हैं ईवीएम को लेकर जो बोल रहे हैं उनसे ही बुला के मिल लेते। जैसे मान लीजिए कार्ति चिदम्बरम ने कुछ कहा, मिला के एक बार पूछते तो कि भाई या तो मेरी बात समझ लो या अपनी समझा दो हमें। तो वो पैटर्न नजर नहीं आता। पैटर्न बस वही नजर आता है कि ऑब्सेशन इतना ज्यादा है नरेंद्र मोदी को लेकर, वो समझ में नहीं आता। आपने अगर कोई कॉन्स्पिरेसी बुनी है अपने दिमाग में, एटलीस्ट स्टिक टू इट। ये सोचिए ना कि अगर हाउस खत्म होता है, और हमेशा ये रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादातर गर्माहट रही है, लेकिन सेशन जब खत्म होता है तो स्पीकर के चेंबर में आप जाते हैं कट सीट टी पार्टी के लिए, वो उस तक का अगर आप बहिष्कार कर रहे हो, उसमें भी नहीं जा रहे हो, तो उसके बाद क्या ही बच जाता है? स्पीकर पे इस बार आरोप, उधर वाइस उपराष्ट्रपति प्रियंका गांधी तो अमित शाह से मुलाकात करती हैं। हाँ, वो केरल के डेलीगेशन के तौर पे, हालांकि उस मुलाकात में भी, हाँ बिल्कुल। और उसी रूप में राजनीति, मैं आपको एक दिलचस्प बताऊं कि एक बार हाउस में ऐसा हुआ कि बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पे अटैक किया ये कह के, उसमें कुछ नारेबाजी ऐसी आई कि ओवैसी की बी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अमित शाह बैठे हुए थे उस समय हाउस में, उन्होंने तुरंत पीछे घूम के उस मंत्री को रोका कि कैसी बात कर रहे हैं आप। और बाद में जब उन्होंने पूछा मंत्री से कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो बोले उनका ये कहना था कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल अंदाज में बात करनी चाहिए। क्या मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को आप ऐसा बोलें? इस तरह से उस गरिमा का ख्याल रखा जा रहा है वहाँ से। दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, तू तड़ाक, डंडे, गाली। और अब मामला अगर इंडियन स्टेट पे आ गया हो, और जैसे कि मैंने पहले कहा सौरभ कि आज मेरे जितने लोगों से बात हो रही थी वो सब कह रहे थे कि आज जो उन्होंने कहा है वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, और इस मामले में उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो कह भी रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया। आज इसी टोन पे देखिए, जेपी इस नड्डा तरह ने की लिखा चीजें है। हो रही है। कोई बयान आता है, तमिलनाडु असेंबली का भी सेशन हुआ। हर राज्य में सेशन, और केंद्र में लोकसभा राज्यसभा का सेशन होता है तो राष्ट्रगान से शुरू होता है। तमिलनाडु असेंबली में एमके स्टालिन ने नहीं होने दिया, गवर्नर ने उसका बाइकआउट कर दिया। तो राहुल गांधी उस मुद्दे पर कहां खड़े हैं? कुछ बोला क्या उन्होंने? तो उनके सामने सिर्फ मोदी हेट के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वो जो आपने शुरू में बात कहा कि ये जाता क्यों नहीं, वही उनके मन में हर समय जो है उबलता रहता है कि क्या ऐसा कर दूं। मोदी के पास आइडिया भी है, मोदी को पास लोकप्रियता भी है, मोदी के पास अपनी पार्टी का कैडर भी है, मोदी के पास आरएसएस भी है। नहीं, आप बनाओ। इन सबसे बड़ी चीज है धैर्य। भारत में कोई पॉलिटिशियन नहीं हुआ 24 साल से जिसके खिलाफ कैंपेन चल रहा हो, गाली दी जा रही हो। 2004 से 2014 के बीच में स्टेट पावर का जितना दुरुपयोग हो सकता है सब हुआ मोदी के खिलाफ। कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी केंद्र सरकार ने कि किसी तरह से मोदी को जेल भेज दे। ये एक सीटिंग मुख्यमंत्री को बुला के 12 घंटा पूछताछ कर रहे हो, उन्होंने तो विवाद प्रलाप नहीं किया कि हाँ मेरे साथ क्या किया जा रहा है, पूरा सपोर्ट किया। उस बैठक में ये तक हुआ था कि ऑफिसर ने पूछा कि ब्रेक चाहिए, उन्होंने बोला कि मुझे अपने लिए ब्रेक नहीं चाहिए, आप लोग अपना देख लीजिए। और ना कार्यकर्ता लेके गए थे। हाँ, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं। एसआईटी के दफ्तर उसके आसपास भी कई किलोमीटर में कोई कार्यकर्ता नहीं था। मैंने तो आज जैसी
पुराने वीडियो आते रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो एक मोदी जी का वीडियो आया था, वो जब यहाँ दिल्ली में एक कमरे में रहते थे, किसी सांसद के घर में शायद रहते थे, बलवंत राय मेहता लेन। वो मतलब मैं सिर्फ वो स्ट्राइकिंग इसलिए था कि भाई आज से 20-25 साल पुरानी तो बात है ये आदमी क्या था, कुछ भी नहीं, पार्टी का एक कार्यकर्ता, बट बहुत ग्राउंडेड थे। उनके नॉलेज का लेवल, उनके समझ का लेवल, डिप्लोमेसी पे उनकी समझ, इतना घूम चुके थे दुनिया में। आप देखिए दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, मोदी जी जनरल सेक्रेटरी और स्टेट में, जब गुजरात जैसे स्टेट को वो संभाल रहे थे एज ए ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी के बीच में, तो ब्रेक ले लेके दुनिया के हर देश में जाया करते थे, बीजेपी के डेलीगेशंस में भी जाते थे। आपका जो गुजरात एनआरआई का बल्कि एक बार अटल जी विदेश में थे, मिलने गए, मोदी जी भी थे वहाँ, पूछा कब से हो, बोले 1 महीने से, बोले भारत लौटने का इरादा है। नहीं, लेकिन मुझे आपकी बात ये बहुत वो लग रही है, बात करने लगा, आपने कहा धैर्य है मोदी के पास। बहुत मोदी ने थोड़ी सोचा होगा, मोदी ने कोई 40 साल की उम्र से प्लान थोड़ी किया होगा कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा ना। वही बात कहते भी हैं कि मैं जहां पहुंच गया, प्लान उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला, भी हालात ने बनाया, वो पॉडकास्ट में बोला, सुने तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सरकारी स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का टीचर लग जाता तो मेरी मां खुशी के मारे गुड़ बांटती पूरे मोहल्ले में। मतलब मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूं। 3 संतों के पास गए कि मुझे दीक्षा लेनी है, संन्यास ग्रहण करना, तीनों ने मना कर दिया कि आप किसी और काम के लिए बने। नहीं तो राजनीति का अगर इरादा होता तो संन्यास लेने के नहीं, बट आप मोदी के पास पेशेंस है, धैर्य है। राहुल अधीर हैं, बिल्कुल अधीर आदमी के बयान नहीं है। एक भाई मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे अभी करना है, तो मुझ पर हावी होगा ना वो काम। नहीं, अभी नहीं करना है, अपने मन के मुताबिक करना है, किसी की सुनना नहीं है, किसी से सलाह नहीं लेना है। उनकी पार्टी में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो कहे कि मैंने ये सलाह दी उनको, जो है उन्होंने मान ली या उन्होंने सुन लिया। मान तो बात की बात है, कोई सीनियर लीडर भी ऐसा नहीं है। अरे वो तो जब पार्लियामेंट में आते हैं तो उनके जाने के तरीके, सब अगल बगल लोगों से इंटरेक्शन देखिए तो थोड़ी हैरानी होती है कि ये क्या है। हाउस में जब बैठे होते हैं तो हैरानी होती है, जो उनका रिएक्शन या रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि एक नेता के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, उस पर हैरानी होती है। और इसमें कई सारी चीज़ें, अपने लोगों के साथ कैसा कंडक्ट है, वही कह रहा हूँ कि एकदम हैरानी होती है। जो 2-3 लोग हैं और उसमें भी अचानक गाड़ी से निकलेंगे, उनको ऐसा समझ में आता है कि शायद उनको पता ही नहीं कि मेरा ऑफिस किधर है। एक किस्सा सुना, कैसे आगे बढ़ जाए, फिर वो लोग कुछ बताना शुरू करते हैं। एक कंप्लीट कर लें दीपक। तो जैसे गाड़ी से उतरे और उसके बाद फिर उसमें हाउस में जाना हो तो एकदम ऐसा लगता है कि बहते हुए जा रहे हो। कुछ लोग हैं जो कि 2-3-4 लोग हैं, 2-3 सहयोगी और 2-3 नेता, बस उन्हीं के साथ इर्द गिर्द घूमते हुए। कभी ये नहीं नजर आएगा कि हाँ कोई बहुत गहन विचार विमर्श चल रहा हो, अपोजिशन के नेताओं से बातचीत चल रही हो, कुछ गहरी ऑफ रिकॉर्ड मिलना। मान लीजिए चलिए ऑन रिकॉर्ड आप बहुत नहीं आते हो, जबकि विपक्ष में रहने के बाद, जैसे सत्ता पक्ष में अगर आप रहें और मीडिया को अवॉइड करें तो आपकी रणनीति होती है कि आप चुपते हुए सवाल नहीं बोलना चाहते हो। लेकिन अपोजिशन में हो तो आपको तो हमेशा ही 24 आवर्स प्रस्तुत रहना चाहिए कि हमें जैसे भी जितना स्पेस मिल जाए। ऑफ रिकॉर्ड तक वैसे कोई करके अभी कोई नैरेटिव नहीं देते, कुछ बताते नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसी तस्वीर पेश करते हैं सबने देखा ही है कि जो आपके बिट के रिपोर्टर हों, जो 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहे हो, उनसे भिड़ना शुरू कर देते, उनको बीजेपी का एजेंट बताना शुरू कर देते। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स से इंटरेक्शन, जिसको सर ने कहा कि कोई सलाह मशवरा किसी टाइप का बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं। और ज्यादातर लोगों से अगर पूछिए तो उसमें यह समझ में आएगा कि दबी जुबान में वो नेता भी अपनी निराशा ही बताते हैं और एक तरह से यही मान लेते हैं कि जो हाल है वो इनके चलते ही है। जैसे मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया ना आपने, अब सोचिए कि अजय माकन को कैसा लग रहा होगा, संदीप दीक्षित को कैसा लग रहा होगा, जिसकी माँ को शीला दीक्षित, जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने इतनी शानदार सफलता अर्जित की, उसको वो जेल भेजने की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ करप्शन का मामला और एक शब्द आप नहीं बोल रहे हो, और वो चुनाव में लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, तो उससे कितना रिस्पेक्ट आप कमांड कर रहे होंगे। सर एक किस्सा सुना रहे थे। मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक कैमरामैन, हमारा साथी कैमरामैन, ये मैं आपको 2007 या 8 की बात बता रहा हूँ। राहुल गांधी UPA 1 UPA 2 मतलब जलवा था, राजकुमार थे। सो उनके साथ कैमरे भी बहुत जाते थे। कई आप लोगों का बिहेवियर राजकुमार जैसे ही होता था, मतलब हाँ दिखता था कि यार ये हमेशा ही इज बीइंग भट्टा परसोल में उनके साथ कई लोग इतनी हार के बाद भी, हाँ इतनी हार के बाद भी। अपना एक व्यक्तिगत, पहले मैं ये बात खत्म कर दूं, तो वो कैमरामैन 4-5 दिन से उनके साथ घूम रहा था। आखिरी दिन वो चौपर में घुसे, चौथे दिन, और उन्होंने कैमरामैन से पूछा आप कौन? गई भैंस पानी में। चौपर में क्या मतलब ये 4 दिन से घूम रहा था, 4 दिन से उनके साथ घूम रहा था, और उन्होंने चौथे दिन ये पूछा कि आप कौन? तो कैमरामैन वो शॉक्ड। उसने आके बात, ये 2007-8 की बात है, मैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, उस कैमरामैन का भी नहीं लूंगा, लेकिन ये फैक्ट है।
वो अपने उस सेक्रेटरी को भूल गए जो एआईसीसी में सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन था। उससे भी एक बार उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर में पूछ लिया आप कौन। मैं इस केस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं कि जब ये अमेठी रायबरेली वहाँ जाते थे तो वहाँ के किसी व्यक्ति जो कि इनके बहुत करीब है, दोनों के, प्रियंका राहुल के, दोनों, मैंने फ़र्क पूछा कि दोनों में फ़र्क क्या है काम करने के तरीके में। उनका ये कहना था कि राहुल जी के साथ हर ट्रिप में मैं रहूं तो, और जितने देर यहाँ रहते हैं मैं रहता हूँ, अगली बार वो पूछते हैं कि आपका नाम। प्रियंका गांधी आती हैं तो बच्चों के बारे में नाम रख के पूछती हैं, वो एक बड़ा फ़र्क है। 2017 का गुजरात विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले उस समय 2017 में बीजेपी से बड़ी नाराज़गी थी गुजरात में। 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट, उन लोगों ने अप्रोच किया इनके स्टाफ को कि मिलना चाहते हैं, हम कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं, इस चुनाव में कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। मुश्किल से जो है मीटिंग फिक्स हुई, वो लोग समय से पहले पहुंच गए, बैठे थे। 1 घंटे बाद राहुल गांधी आए, पसीने से नहाए हुए, बोले वो मैं वर्कआउट कर रहा था, उसमें टाइम लग गया। हाँ बोलिए क्या बोलना है, मुझे नहाने जाना है। उठे और 2 मिनट में चले गए। वो लोग उठे और बोले कि इस पार्टी के दरवाजे पे कभी आएंगे नहीं। सर समय खत्म हो गया, डॉक्टर साहब पर्चा पर्चा तो दे दीजिए। अरे बस अच्छा आप डायग्नोसिस कर दीजिए, 1 लाइन डायग्नोसिस। राहुल गांधी को क्या हो गया है? आपसे ना हो पाएगा। यही है। कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। राजनीति छोड़ें, विश्राम करें या वर्कआउट करें? हाँ, वो मुझे बार बार इस तरह की स्थिति आती है तो के.एन. राव साहब की किताब है नेहरू डायनेस्टी जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनका अंदाज़ा था, उन्होंने कहा कि इन दोनों की कुंडली नहीं है, बाकी लोगों की थी। नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में काफ़ी उन्होंने लिखा है। कहा कि इस बात की संभावना है कि ये दोनों राजनीति छोड़ के देश छोड़ के चले जाएं। ये आप राहुल गांधी के लिए किताब में उनके छपा हुआ है, मतलब मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ये राहुल गांधी किसके लिए कहा था उन्होंने? राहुल गांधी प्रियंका दोनों अच्छा, के ये लिए। छोड़ के चले जाएं, सब हाँ, ऐसा मुमकिन है? हाँ, ऐसा मुमकिन है। डॉक्टर साहब ने कहा है तो कुछ अरे यार सर इंतजार करते हैं। मैं तो अभी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी नहीं तो कोई और तो आगे बताए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, क्यों कहा, गलती से कह दिया तो कुछ उसको सुधार करें उसमें। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया सर, आपको राहुल गांधी से गलती, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं अपनी भूल सुधार स्वीकार करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आने के लिए दीपक जी बहुत धन्यवाद। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।